गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 7 साइंस चैप्टर 5 सेशन 2 फर्स्ट वाले सेशंस में अपन ने देखा था कि ऊष्मा किसे कहते हैं। ऊष्मा को तापमान से अपन मेजर करते हैं। तापमान मापने के लिए अपन ने थर्मामीटर के बारे में देखा था, डिफरेंस देखा था डॉक्टरी थर्मामीटर और लेबोरेटरी थर्मामीटर के अंदर। आज अपन देखेंगे इस सेशन में कि ऊष्मा का स्थानांतरण किस प्रकार होता है। स्थानांतरण का मतलब होता है कि किस प्रकार से ऊष्मा एक तरफ से दूसरी तरफ गति करती है ना। तो इसके लिए अपन देखेंगे, हमेशा एक रूल काम करता है यहाँ पे कि ऊष्मा का स्थानांतरण जो होता है वो अधिक तापमान से कम तापमान की ओर होता है। आप जनरली देखें अपने दैनिक जीवन में भी, अगर अपन चाय पीते हैं या दूध पीते हैं, जब वो गर्म होती है कुछ समय उसको छोड़ दिया जाए तो ठंडी हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि वातावरण की अपेक्षाकृत आप देखते हैं कि चाय या कप का या दूध के कप का तापमान जो होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। तो वहां से अधिक तापमान से ऊष्मा कहाँ जाती है, कम तापमान की ओर। इसको अगर और आप एग्जाम्पल के थ्रू देखना चाहें तो हम जनरली गर्म दूध से भरा हुआ ग्लास लें और उसको ठंडे पानी की तपेली के अंदर रखें और 10 मिनट बाद देखेंगे तो दूध तो ठंडा हो जाएगा, लेकिन तपेली का पानी जो है वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। यानी कि हमेशा ऊष्मा जो है वो अधिक तापमान से कम तापमान की ओर ट्रांसफर होती है। और ये ट्रांसफर जब तक चलता है जब तक कि दोनों का जो तापमान है वो क्या हो जाए, लगभग बराबर नहीं हो जाए, यानी कि साम्य अवस्था में नहीं आ जाए। तो गर्मी के दिनों में कोई भी भोजन है या गर्म चीजें वो देर से ठंडी होती है, क्योंकि उस वस्तु का तापमान और बाहर वातावरण का तापमान लगभग बराबर होता है या गर्मी ज्यादा होती है। तो लेकिन सर्दी में जल्दी ठंडा हो जाता है, क्योंकि अधिक तापमान से ऊष्मा, बाहर का तापमान में वातावरण में टेम्परेचर कम होता है, तो जल्दी से ऊष्मा का स्थानांतरण हो जाएगा। इस सेशन में अपन देखेंगे कि ऊष्मा स्थानांतरण की आपके 3 विधियां हैं। पहली है चालन, दूसरी है संवहन और तीसरी है विकिरण। चालन जो है वो क्या होता है, इसको एक डायग्राम के थ्रू अगर अपन देखना चाहे, प्रैक्टिकल के थ्रू देखना चाहे तो चालन क्या होता है, वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है, उसको अपन क्या कहते हैं, चालन। और थोड़ा सा फोकस करेंगे कि चालन जो है वो ठोस में स्थानांतरण की एक विधि है। इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखें तो आपको दिख रहा होगा कि ईंट है, ईंट के बीच में मैंने एक धातु की छड़ फंसा रखी है। कोई भी लोहे की छड़ हो सकती है, तांबे की हो सकती है। उसको मैंने उस छड़ के ऊपर मोम की सहायता से माचिस की 4 तिल्ली चिपका दी। उसको मैंने नाम दिया है ABCD और यहाँ पे मैंने एक जलती हुई मोमबत्ती लगाई है। जब अपन इस लोहे की एक सिरे को इस जलती हुई मोमबत्ती से गर्म करेंगे तो हम थोड़े समय पश्चात देखेंगे कि जो पहली वाली तिल्ली है जो हमने मोम से चिपकाई है वो नीचे गिर जाती है। मतलब कि यहाँ से ऊष्मा पाकर वो ऊष्मा यहाँ तक पहुंची, उसने मोम को पिघलाया और पहली तिल्ली हमारी नीचे गिरी और स्टेप बाय स्टेप फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, इस प्रकार से सारी तिल्लियां क्या हो जाएगी, नीचे की ओर गिर जाएगी। मतलब पहले ऊष्मा यहाँ थी, यहाँ से स्थानांतरित होकर यहाँ तक पहुंची और उसने छड़ के दूसरे सिरे को भी क्या कर दिया, गर्म कर दिया। दैनिक जीवन में एग्जाम्पल देखें तो कढ़ाई के अंदर अपन सब्जी बना रहे हैं और चम्मच या खुरपा उसमें छोड़ देते हैं। अगर वो स्टील का बना हुआ है या धातु का बना हुआ है तो वो चम्मच भी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। इसलिए आपको पता होगा कि जितने भी खाना पकाने वाले बर्तन होते हैं उसमें जो हैंडल्स होते हैं वो प्लास्टिक के होते हैं, क्योंकि प्लास्टिक जो होती है वो ऊष्मा को स्थानांतरित नहीं कर सकता। बेकेलाइट प्लास्टिक के बने होते हैं। साथ ही आइसक्रीम वगैरह में आप देखोगे तो प्लास्टिक या लकड़ी के चम्मच होते हैं, ताकि वो चम्मच ठंडी नहीं होवे। तो ये आपके है ऊष्मा का ठोस में स्थानांतरण की विधि कौन सी है, चालन विधि। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हमको देखने को मिलते हैं। सेकंड है हमारा संवहन विधि। संवहन विधि को भी हम देख सकते हैं। यह द्रव और वायु में ऊष्मा के स्थानांतरण की एक विधि है कि किस प्रकार से लिक्विड और गैसीय अवस्था में ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। इसमें आपको दिख रहा है फ्लास्क है, इसको हमने स्टैंड के थ्रू सेट किया है और इसमें पानी भर के इसमें हमने पोटेशियम के परमैंगनेट के क्रिस्टल डाले, KMnO4, जिसको अपन लाल दवा भी कहते हैं। इस जगह हम चाय पत्ती भी डाल सकते हैं घर पे और इसको करके देख सकते हैं। जैसे जैसे इस फ्लास्क को अपन गर्म करेंगे, यहाँ वाला पानी जो है वो क्या होगा, गर्म होगा और पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल अपना रंग छोड़ेंगे। जनरली इसका रंग गुलाबी होता है। हम देखेंगे कि हमको विजिबल होगा कि जैसे जैसे हम इसको हिट दे रहे हैं, यहाँ से पिंक कलर धाराओं के रूप में ऊपर जा रहा है और यहाँ से अपने को लगेगा कि धाराएं नीचे की ओर आ रही है। ऐसा इसलिए होता है कि जैसे जैसे इस पानी को गर्म कर रहे हैं वैसे वैसे पानी गर्म होकर हल्का होता है और ऊपर की ओर उठता है। ये ऊपर चला जाता है और यहाँ से पानी की कमी को पूर्ति करने के लिए ऊपर से ठंडा पानी कहाँ आता है, नीचे आता है और एक प्रकार से संवहनी धाराएं बनती है। इसलिए इस विधि को क्या कहते हैं, संवहन विधि कहा जाता है। ये आपका द्रव और वायु में ऊष्मा के स्थानांतरण की विधि। वायु का अगर अपन देखें तो हम एक मोमबत्ती जलाएं और उसके ऊपर सावधानी पूर्वक
खड़ा ऐसे हाथ रखेंगे तो हमारे हाथ में हल्का सा उष्मा का अपने को अनुभव होगा, लेकिन आप उसको साइड में अगर हाथ को रखेंगे तो हमको उष्मा का अनुभव नहीं होगा। इस प्रकार से आप देख रहे हैं। थर्ड विधि हमारी विकिरण विधि। विकिरण विधि जो है वो बिना किसी माध्यम के उष्मा का स्थानांतरण। आपको पता है कि सूर्य से प्रकाश कहाँ आता है, धरती पर आता है। सूर्य से प्रकाश को या सूर्य के प्रकाश को धरती पर पहुंचने में सूर्योदय के पश्चात लगभग 8 मिनट का समय लगता है। हमको पता है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में बहुत सारा ऐसा भाग है जहां पे निर्वात है। निर्वात का मतलब होता है कि जहां पे वायु नहीं हो, यानी कि कोई माध्यम नहीं हो, नहीं तो द्रव, ठोस, नहीं गैस। उस स्थिति में जब सूर्य का प्रकाश धरती पर पहुंचता है तो कौन सी विधि से पहुंचता है, विकिरण विधि की सहायता से पहुंचता है। और विकिरण विधि में अपन देख रहे हैं दो चीजें, समुद्री समीर और थल समीर, यानी कि समुद्री हवा और थल हवा कैसे चलती है इसको अपन देखें। दिन के समय हमको दो चीजें क्लियर होनी चाहिए कि स्थल भाग जो है वो जितना जल्दी गर्म होता है उतना ही जल्दी क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है, यानी कि जल्दी से गर्म होना, जल्दी से ठंडा होना। लेकिन जलीय भाग जो है वो देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। इसी लो को हम यहाँ लगाएंगे। विकिरण विधि में क्या होता है, यहाँ पे आपके देख रहे हैं कि समुद्र है या कोई भी पानी का स्रोत है। जब दिन के समय सूर्य का प्रकाश इस पर गिरता है तो स्थल भाग जल्दी गर्म हो जाता है, अभी अपन ने बात की थी, और ये भाग जो है वो देर से गर्म होता है। जैसे स्थल भाग गर्म हुआ, यहाँ से हवा गर्म होकर कहाँ उठेगी, ऊपर की ओर उठेगी। यहाँ से हवा गर्म होकर ऊपर उठी। इस हवा की कमी को पूर्ति करने के लिए जल भाग से हवाएं कहाँ चलेगी, स्थल भाग की ओर चलेगी। तो ऐसी हवा को क्या कहा जाता है, समुद्री समीर। और जितने भी तटीय क्षेत्र में जितने भी घर बने होते हैं उनकी खिड़कियां जो होती है वो कहाँ होती है, जलीय भाग की ओर होती है, ताकि दिन के समय हवा कहाँ पहुंचे, स्थल भाग की ओर पहुंचे। रात के समय इसका उल्टा हो जाता है। रात के समय हमको पता है कि स्थल भाग जितना जल्दी गर्म हुआ उतना जल्दी ठंडा हो जाता है, लेकिन जलीय भाग जो है वो क्या रहता है, गर्म रहता है। तो यहाँ की वायु गर्म होकर कहाँ उठती है, ऊपर उठती है। इस वायु की कमी को पूरा करने के लिए स्थल भाग से हवाएं कहाँ चलेगी, जल भाग की ओर चलेगी। इसलिए ऐसी समीर को क्या कहा जाता है, थल समीर कहा जाता है। देख रहे हैं हम, गर्म हवा इधर की ओर, ठंडी हवा इधर, इसमें उल्टा हो जाएगा, गर्म हवा इधर, ठंडी हवा इधर। ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। नेक्स्ट अपन ने कहा था कि सभी पदार्थों में उष्मा का संचालन नहीं हो सकता। तो डेफिनेशंस देखेंगे अपन, चालक और कुचालक। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर उष्मा आसानी से प्रवाहित हो जाती है या चली जाती है या गुजर जाती है, ऐसे पदार्थों को क्या कहा जाता है, चालक पदार्थ। इसके एग्जाम्पल है लगभग सभी धातुएं, जैसे कि लोहा, चांदी, तांबा। इसलिए आपको पता होगा कि जितने भी खाना पकाने के बर्तन जो होते हैं वो जनरली धातुओं के बनाए जाते हैं। फिर वे पदार्थ जिनसे होकर उष्मा आसानी से प्रवाहित नहीं हो सकती उसको कुचालक पदार्थ कहा जाता है। एग्जाम्पल है इसका प्लास्टिक, रबर, लकड़ी। तो जितने भी लकड़ी और इसके रबर के जितने भी बर्तन वगैरह होते हैं वो जनरली गर्म नहीं होते। और प्लास्टिक में तो इतना ज्यादा अग्नि क्षमता होती है कि उसके जो फायर ब्रिगेड वाले होते हैं उनके कपड़े भी उसी प्लास्टिक से बनाए जाते हैं, जिसका नाम है आपके मेलामाइन। इसको आप कहीं पे भी लिख लेना। फिर है हमें मौसम के अनुसार वस्त्रों का चुनाव करना चाहिए। ऐसा क्यों, तो आपने देखा भी होगा कि गर्मी के दिनों में हम हल्के रंग के वस्त्र पहनते हैं या सूती वस्त्रों का उपयोग करते हैं, जबकि सर्दी के दिनों में हम डार्क, गहरे रंग के वस्त्र, ऊनी वस्त्रों का उपयोग करते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि एक नियम होता है कि हल्के रंग जो होता है, जितने भी हल्के रंग होते हैं वो जनरली उष्मा को क्या करते हैं, अपने अंदर एब्सॉर्ब नहीं करते, बल्कि लगभग 90% भाग उष्मा का जो होता है वो पुनः परावर्तित कर देते हैं। इसलिए मकान जो होते हैं उनके बाहरी कलर्स वगैरह जो होते हैं वो लाइट पिंक, व्हाइट इस तरह से होते हैं, ताकि सूर्य की किरणें उन पर गिरे और वो पूरी तरह से वापस क्या हो जाए, वहां से परावर्तित हो जाए। लेकिन सर्दी के दिनों में गहरे रंग के कपड़े इसलिए पहनने चाहिए क्योंकि गहरे रंग जितने भी होते हैं वह सूर्य के प्रकाश को लगभग 98% भाग जो होता है वो अपने अंदर अवशोषित कर लेते हैं और केवल कुछ भाग ऐसा जो होता है वो परावर्तित होते हैं। इसमें भी आप देखो काला रंग जो होता है उसका अवशोषण गुणांक 1 होता है, यानी कि 100% सूर्य की किरणों को वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और परावर्तित किरणों की मात्रा बहुत नहीं के बराबर होती है। इसलिए काला रंग जो होता है वो ज्यादा गर्मी अपने को महसूस कराता है। तो स्वेटर्स वगैरह जितने भी होते हैं वो डार्क कलर के होते हैं। कुछ बातें मैंने यहाँ लिखी है कि काला रंग का अवशोषण गुणांक 1 होता है
वायु ऊष्मा की कुचालक होती है, इसलिए देख रहे हैं हम जनरली देखते हैं कि ऊन वगैरह जो होती है वो भी ऊष्मा की क्या होती है, कुचालक होती है। तो वातावरण और शरीर के अंदर से ऊष्मा का ट्रांसफर नहीं हो पाता ऊनी वस्त्रों से, इस कारण से शरीर की गर्मी शरीर पर बनी रहती है और हमको ठंड का एहसास नहीं होता है। आजकल डिजाइनर्स जो है वो मकान को भी इस प्रकार से डिजाइन करते हैं कि उसमें पोकल्स यानी कि होलो ईंटें लगाई जाती है और दो दीवारों के बीच में एयर भरी जाती है, ताकि मकान पर भी ऊष्मा का कोई प्रभाव नहीं पड़े। और गर्मी सर्दी में भी ओढ़ते समय अगर अपन एक कंबल ओढ़े उसकी अपेक्षा दो पतले पतले कंबल ओढ़ते हैं तो हमको ठंड का एहसास कम होता है, क्योंकि दो कंबल के बीच में एयर भर जाती है। और हमको पता है कि वायु जो होती है वो ऊष्मा की क्या होती है, कुचालक होती है। इस प्रकार से हमको ठंड का अनुभव कम होता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग 8 मिनट पश्चात पहुंचता है, यानी कि सूर्योदय के पश्चात सूर्य की पहली किरण पृथ्वी पर कब आएगी, लगभग 8 मिनट के पश्चात। तो इस सेशन में अपन ने देखा कि किस प्रकार से ऊष्मा का स्थानांतरण 3 विधियों के द्वारा होता है, चालन, संवहन, विकिरण। उसमें अपन ने प्रैक्टिकली भी इसको देखने की कोशिश की डायग्राम के थ्रू। चालक और कुचालक पदार्थों में अंतर देखा अपन ने और जल समीर और थल समीर के बारे में डिस्कशंस किया। ये चैप्टर हमारा यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट सेशन में नया चैप्टर। थैंक यू।